नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोवा के जिज्ञासा आयाम आयोजित आयुर संवाद वेबिनार में मैं अवनी शिंदे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई सवाल पूछना हो तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ हम धन्वंतरि स्तवन से करेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोकैर्जरारुग्भयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधौषधीनाम् चव्यामवाता वनिवारिवह्निं पञ्चप्रपञ्चात्मक देहभाजं सन्तापसम्पात जराज्वरान्तकम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरैर्द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। आज आप आयुर संवाद वेबिनार की दूसरी कड़ी में उपस्थित हैं। आज के वक्ता है वैद्य श्रीयुत विनय वासुदेव वेलणकर जी। मैं आपका संक्षिप्त में परिचय करती हूँ। आप मूलतः डोंबिवली के वासी हैं। BA MS आयुर्वेदाचार्य की उपाधि आयुर्वेद महाविद्यालय सायन मुंबई से लेने के बाद आपने 1930 से डोंबिवली में आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा के रूप में कार्य शुरू किया। तभी से आप जनी जनार्दन सेवा समिति ठाणे में मानद आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। 1985 से 90 तक मुंबई विद्यापीठ आयुर्वेद विभाग के सीनेट सदस्य रहे हैं। इस प्रकार से आप अनेक संस्थाओं में विविध पदों पर कार्यरत रहे हैं तथा अनेक संस्थाओं से विश्वस्त के रूप में जुड़े हुए हैं। गत 30 सालों से महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में आयुर्वेद प्रचार के लिए आपका प्रवास रहता है। आपके कार्य का विस्तार इतना है कि इस कारण आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा है। वैद्य खड़ीवाले संशोधन संस्था पुणे की तरफ से पंचकर्म चिकित्सक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तन्वी आयुर्वेद श्री पुरस्कार, सांडू आयुर्वेद भूषण पुरस्कार 2015 में प्राप्त हुआ तथा स्थानिक रूप से आप अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपको राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली की तरफ से राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु घोषित किया है तथा केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRCS में आयुष मंत्रालय की तरफ से आपकी नियुक्ति हुई है। आपके अनेक कार्यक्रम दूरदर्शन, आकाशवाणी पर हो चुके हैं तथा नियमित रूप से आयुर्वेद विषय में लेखन कार्य भी प्रकाशित होता आ रहा है। स्वयंपाकघरातील दवाखाना यह आपका लिखा हुआ पुस्तक भी प्रकाशित हुआ है। आपके करीबन 700 व्याख्यान पूर्ण महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में प्रस्तुत हो चुके हैं। आपका परिचय जितना करें उतना कम ही है।
मैं चाहती हूँ कि आपका वक्तृत्व से ही आपका परिचय संपूर्ण हो। मैं वैद्य विनय जी वेलणकर से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। मैं वैद्य विनय जी वेलणकर से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। हॅलो, आवाज येतोय का? हो, आवाज येतोय। हॅलो, येतोय सर। सुरुवात करा तुम्ही। हॅलो, सर आवाज येतोय, तुम्ही सुरू करा. माझा आवाज येतोय? हो हो. तुमचा आवाज येत नाही मला कोणाचा. हा बोला. हा, हा. बर, पण मग मी चालू करतोय तिकडनं तुमचा कोणाचाच आवाज येत नाहीये. बर, बघतो परत. पुन्हा रिजॉईन करू का? सर तुम्ही सुरू करा, आम्हाला आवाज येतोय तुमचा, तुम्ही सुरू करा. बर बर बर, ठीक आहे. नमस्कार. नमस्कार, मैं वैद्य विनय वेलणकर डोंबिवली से बोल रहा हूँ और आप सभी को नमस्कार। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज नवमी का दिन है, कल विजयादशमी का दिन है। इस विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सभी को, सभी वैद्य और विद्यार्थी वर्गों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय मेरे को रखने के लिए बताया है वो मात्रा बस्ती के ऊपर आप बातचीत करो, ऐसा मेरे को आदेश हुआ है। तो बस्ती के बारे में बोलना 2-3 दिन तक बोल सकते हैं, इसलिए मैंने ये विषय सीमित करके केवल मात्रा बस्ती इस विषय के ऊपर आज हम कुछ बात करेंगे। वैसे तो आयुर्वेद की चिकित्सा करते समय शोधन और शमन ऐसे 2 प्रकार की चिकित्सा की जाती है और शोधन चिकित्सा में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण ऐसे अलग अलग प्रकार के पंचकर्म किए जाते हैं। इसमें बस्ती है आधी चिकित्सा, ऐसे आपने यहाँ कहा है। तो वास्तविकता ये ऐसा है क्या? तो ऐसा अनुभव मैंने तो मेरे प्रैक्टिस में लिया है और कम से कम 1 साल के कालावधि में मेरे खुद के डिस्पेंसरी में मैं 2,500 से 3,000 तक बस्ती देता हूँ और अलग अलग प्रकार के बस्ती का उपयोग मेरे प्रैक्टिस में मैं करता हूँ। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पूना में वैद्य माधव शास्त्री शेंडे
करके बुजुर्ग वैद्य होके गए, आज अपनी दुनिया में नहीं है। लेकिन उनका ऐसा कहना था हर बार, हमारे मेरे घर में काफ़ी बार वो निवास के लिए आते थे और हमारी काफ़ी बातचीत चलती थी। तो उनका कहना ऐसा था कि हर एक वैद्य को वेल फर्निश्ड डिस्पेंसरी या सेटअप क्लिनिक मिलेगा ऐसा नहीं है। तो 10 बाय 10 के क्लिनिक में हम क्या कर सकते हैं, उतना हमें करने की आवश्यकता है। तो ऐसे 10 बाय 10 के क्लिनिक में कुछ पंचकर्म की बाकी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिर भी हम मात्रा बस्ती का उपयोग अपने प्रैक्टिस में कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग सेटअप की आवश्यकता नहीं है। मात्रा बस्ती देने के बाद मल प्रवृत्ति होने की आशंका काफ़ी कम रहती है। शायद एक आध पेशेंट में हो सकता है, लेकिन उसके लिए टॉयलेट की इंतज़ाम हो या ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ये मात्रा बस्ती हम अपने डे टू डे प्रैक्टिस में कर सकते हैं। और ये बस्ती भी कितनी विशेष विशेष प्रकार का रिजल्ट हमें दे सकता है, इसके बारे में आज हम थोड़ी बात करने वाले हैं। तो मात्रा बस्ती ये नाम क्यों दिया है? तो अल्प मात्रा में दिया जाता है, इसलिए उसे मात्रा बस्ती कहते हैं। तो कम से कम 60 एमएल या कभी-कभी थोड़ी ज़्यादा 70-80 एमएल तक या क्वाथ हो या तेल हो या घृत हो या अलग प्रकार के द्रव्य हो, तो ऐसी मात्रा में दिया जाता है, अल्प मात्रा में, इसलिए उसे मात्रा बस्ती कहा जाता है। तो ऐसे बस्ती कैसे देते हैं, ये सब आप किताबों में पढ़ सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। फिर भी जाते-जाते समय अपने यहाँ वाम पार्श्व यानी लेफ्ट लैटरल पोज़ीशन में बस्ती दिया जाता है। दाहिना पाँव है वो अपने पेट के नज़दीक लेना है, और जो भी आजकल बस्ती के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो ग्लिसरीन सिरिंज मार्केट में उपलब्ध है, प्लास्टिक की मिलती है, मेटल की मिलती है। तो ऐसी ग्लिसरीन सिरिंज उसको कैथेटर लगाकर मात्रा बस्ती का उपयोग हम अपने प्रैक्टिस में कर सकते हैं। तो ऐसे कितने डिसीज है कि जिसमें मात्रा बस्ती का उपयोग हम अपने प्रैक्टिस में करते हैं। तो मेरे पास कम से कम 55 से 60 डिसीज ऐसे हैं कि इसमें हम मात्रा बस्ती का उपयोग या व्यवहार में हम लाते हैं। तो एक मराठी में कहावत है, चमत्कार दिखाओ तो आपको नमस्कार मिलेगा। तो ऐसे चमत्कार जैसे रिजल्ट्स हम अपने मात्रा बस्ती से भी अपने प्रैक्टिस में ले सकते हैं। लेकिन योजकस्तत्र दुर्लभः ऐसे कहा जाता है। तो ये योजना करना इसकी आवश्यकता है, ऐसा मेरा कहना है। आपके आयोजकों से जब बात हुई तब ऐसे मालूम हो गया कि विद्यार्थी वर्ग यहाँ ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है और कुछ वैद्य भी, बुजुर्ग वैद्य यहाँ आज आज के कार्यक्रम में उपस्थित है। तो आप जैसे मैं पढ़ाई करता था कॉलेज में, तब मेरे सामने भी ये प्रश्न आता था कि ये सब बताया तो है, लेकिन वास्तविकता ट्रीटमेंट करते समय ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे उपयोग हम देखते हैं क्या? क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस कॉलेज में पढ़ाई की, तब तक पंचकर्म कॉलेज में भी का होता नहीं था, और प्रैक्टिस यानी बाकी वैद्य जो बाहर चिकित्सा करते थे, उसमें भी पंचकर्म करने वाले वैद्यों की संख्या काफ़ी कम थी। तो इसलिए ये प्रश्न, शंका मन में उपस्थित होता था। लेकिन अभी मेरे इतने साल की प्रैक्टिस, मेरे को 37 इयर्स प्रैक्टिस हो गई। इतने बस्ती मैंने किए हैं और अभी पंचकर्म का माहौल बन गया है। अत्यंत छोटे गांव में भी पंचकर्म करने वाला वैद्य आज उपस्थित है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाहर अन्य स्टेट्स में भी मेरा प्रवास चालू रहता है। तो ट्राइबल एरिया में, जहाँ जिसे हम वनवासी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ भी पंचकर्म चिकित्सा करने वाला वैद्य आज उपस्थित है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स, उसकी चिकित्सा में उपयोग हम अच्छी तरह से देखते हैं। तो ऐसे कौन से डिसीज, आजकल का ये T20 का जमाना है, इसलिए हाईलाइट स्वरूप में आज कुछ बस्ती का हम अपने ये 1 घंटे के समय में जो भी अनुभव करना है वो करने का प्रयास करेंगे। आजकल एक काफ़ी बड़ी समस्या या ऐसे पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं, प्रायः लड़कियों में, जिसे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। यानी मासिक प्रवृत्ति के समय पेट में दर्द है, कमर में दर्द है या जंघा में दर्द है, ऐसे अलग-अलग प्रकार की वेदना, जिसे
पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और कभी-कभी 1 दिन, 2 दिन, 12 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा ऐसे लड़की को सोते रहना पड़ता है या अन्य पेन किलर गोली जैसी खाने की आवश्यकता रहती है। तो ये एक ऐसी समस्या है कि हर महीने में आती है। हर महीने में 1 दिन, 2 दिन कॉलेज हो या सर्विस हो, तो वहाँ छुट्टी लेना मुमकिन नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जिसे सशूल रजब प्रवृत्ति ऐसे हम कह सकते हैं। मेरे प्रैक्टिस में इतने पेशेंट मैंने किए हैं, तो ऐसे जो लड़कियाँ आती हैं क्योंकि प्रायः मैरिज के पहले यानी शादी के पहले ही ये समस्या ज़्यादा रहती है। शादी के बाद उसकी मात्रा कम होती है, फिर भी शायद एक आध दूसरी व्यक्ति ऐसी हो सकती है कि जिसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या सशूलम रजब प्रवृत्ति की तकरार रहती है। तो ऐसे लड़कियों में मासिक उनकी जब चालू होती है, उस डेट के पहले सप्ताह में 3 मात्रा बस्ती का हम अवलंब करते हैं, तो ये सशुल्क मेंस्ट्रुएशन जो है, वो हम कम कर सकते हैं। समझो 10 तारीख को मेंस आने वाली है, उसकी एक डेट तय होती है, 2-4 दिन, 1 आध दिन आगे-पीछे हो सकता है। तो 10 तारीख को आने वाली है, तो कम से कम 2, 3, 4, 4, 5, 6 या 5, 6, 7 ऐसे 3 दिन 60 या 70 एमएल सहचर तेल हो, नारायण तेल हो, तिल तेल हो, ऐसे अलग-अलग प्रकार के तेल बस्ती का आप उपयोग करते हैं, तो 3 दिन खाली 3 दिन बस्ती देने के बाद जिस दिन उसकी मासिक स्राव चालू होता है, तो उसे पेन बिल्कुल महसूस नहीं होता है, कमर में दर्द नहीं होता है, पेट में दर्द नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल कब चालू हो गया और कब खत्म हो गया, ये भी उसे जानकारी नहीं होती है। इतना अच्छा परिणाम खाली 3 मात्रा बस्ती देने से होते हैं। और मेरा अनुभव ऐसा है कि 3 महीना यानी समझो इस महीने में 3 बस्ती दे दिया, अगले महीने में 3 बस्ती और उसके अगले महीने में 3 बस्ती। इतना करने के बाद उसकी ये फुल मेंस्ट्रुएशन की कल्पना समस्या जो है वो यूँ ही कम होती है। और ऐसे काफ़ी यानी सैकड़ों लड़कियों की समस्या हमने ठीक किया है। और उसका उतना हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो ये जैसे कठिन वैसे और कहने के लिए भी उस लड़कियों को ज़रा कठिन रहता है क्योंकि हर बार ऐसे कैसे कहने का कि विश्रांति आवश्यकता है। तो ये बस्ती का उपयोग आप अपने प्रैक्टिस में करेंगे, तो ये सशूल रजब प्रवृत्ति की हिस्ट्री और ये समस्या कम होती है ऐसा हमारा अनुभव है। एक चमत्कारिक या ऐसी केस मेरे पास हो गई कि ऐसी समस्या एक लड़की को थी कि मासिक पूर्व उसे वॉमिटिंग यानी सर्दी की तकरार थी। तो उसको मासिक चालू होने के पहले इतनी सर्दी होती थी कि उसको वो डिहाइड्रेट होती थी, तो उसके हॉस्पिटलाइज करके एंटी सलाइन लगा के उसे एंटी एमेटिक जो भी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसा करना ये काफी दिन से चालू था। तो वहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा दिया जैसे आप भी कहते हैं कि आप शादी जल्दी करो, शादी के बाद ये समस्या कम हो जाएगी। तो उन्होंने शादी भी कर दी और शादी के बाद ऐसे हो गया कि 2 महीना 3 महीना तक वो मासिक पूर्व वॉमिटिंग यानी सर्दी का जो तकलीफ थी वो कम हो गई। लेकिन 3 महीने के बाद फिर से ऐसे होना चालू हो गया कि 2 दिन हॉस्पिटलाइज करना, सलाइन लगाना, कुछ एंटी एमेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करना। तो वो डॉक्टर ने कहा दिया कि वह अभी ये तो समस्या ऐसी है कि उसको आपको सर्जरी करना पड़ेगा और सर्जरी यानी उन्होंने कहा कि आप हिस्टेक्टोमी करो। अभी शादी होके 3 महीने 4 महीने हो गए, कुछ डिलीवरी नहीं हुई है, कुछ उसके बारे में सोचा भी नहीं है और ये डॉक्टर कहता है कि आप हिस्टेक्टोमी करो। तो ये बताना ये भी मेरे दृष्टिकोण से क्राइम मीन्स गुनाह है। फिर भी उन्होंने बताया और ऐसे लोगों को मैं यानी जिन्होंने ये बाद में हिस्टेक्टोमी करवा ली, वो दोनों भी ग्रेजुएट थे और पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन हम उसे कहते हैं सुशिक्षित अंधश्रद्धा या सुशिक्षित होने के बावजूद भी कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसे ये पढ़त पंडित है। तो उन्होंने उनका सलाह जो था कि हिस्टेक्टोमी करो, उन्होंने एग्री और उन्होंने हिस्टेक्टोमी करके ली। करने के बाद ऐसे हो गया कि 3 महीने तक
उसको ये छर्दी की जो समस्या थी नहीं हो गई, और 3 महीने के बाद आफ्टर हिस्टेक्टोमी उस डेट के समय में फिर से उसे छर्दी का तकलीफ चालू हो गई। और वो होने के बाद वो फिर से वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, तो उन्होंने बताया कि वह मैंने तो मेरा काम कर लिया है, लेकिन अभी ये समस्या हल नहीं हो रही है, आप कुछ दूसरा उसे उपाय करने का सोच लो। वस्तुतः ये पहले होना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया कि के बावजूद भी मूर्खता पर पूर्वक निर्णय उन्होंने लिया था। हिस्टेक्टोमी करने के बावजूद ये तकलीफ थी। किसी ने उनको मेरा नाम सुझा दिया, तो वो मेरे पास आ गए। मैंने उसे यथेच और मराठी में कहते हैं वैसे उसको काफी डांटा, फिर भी लेकिन उपयोग नहीं था, क्योंकि उन्होंने हिस्टेक्टोमी तो करके लिया। तो ऐसे पेशेंट में भी मैंने ये मात्रा बस्ती का प्रयोग उनको बताया कि ऐसे हम करेंगे तो इसमें समस्या हल हो सकती है। तो फिर वो जो साइकिल था उनका, उसके पहले सप्ताह में 3 मात्रा बस्ती मैंने देने के बाद उसकी पहले महीने में वॉमिटिंग यानी छर्दी की समस्या 60% रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट मंथ में कम से कम और 40% कम हो गई। और तीसरे महीने के बाद वो छर्दी का उसका जो ये था, तकलीफ थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये मात्रा बस्ती जैसे मामूली अपने दृष्टिकोण से उसकी अभी कॉस्ट क्या लेना ये आप तय करो, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी की समस्या वो मासिक पूर्व यानी सस्युलर रजब प्रवृत्ति की थी। वो 3 मात्रा बस्ती 3 महीने देने के बाद वो कम पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ऐसे गंभीर केस भी अपने प्रैक्टिस में देखने के लिए मिलते हैं। अपने सिद्धांतों के ऊपर अपना चिंतन होना चाहिए और उसके ऊपर व्यवहार करना चाहिए। अभी इसके पीछे क्या है, तो ये अपान वायु की विकृति यानी अपान वायु के कार्य क्षेत्र में ये अपने यहाँ मल मूत्र निष्क्रमण क्रिया, हम अपानो अपान घास रोनी मस्ती बैठर रूप वगैरह आपका सब श्लोक पाठ हो गए। तो उसमें ये अपान क्षेत्र में आने वाली विकृतियां है, और वायु की चिकित्सा है उसे स्नेह वातस्य उपक्रम स्नेह, और उस स्नेह में और जो चिकित्सा है उसमें बस्ती है। तो फिर ये बस्ती चिकित्सा करने के बाद ये ऐसे गंभीर विकृतियों में भी अच्छा परिणाम अच्छा नतीजा हम देख सकते हैं। तो खाली सशुल मेंस्ट्रुएशन है तो होता ही है, लेकिन ये मैंने जो केस आपको बताई कि इतनी गंभीर और ऑपरेटिव होने के बाद भी उस केस में हमने अच्छा परिणाम देखा है। तो ऐसी एक समस्या के लिए काली मात्रा बस्ती 60 ml या 70 ml नारायण तेल हो, सहचर तेल हो, तिल तेल हो, या और आप कोई प्रैक्टिस में जो भी आप उपयोग में लाते हैं, तो ऐसे कर्म करने से हम अच्छी तरह से उसमें रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो ऐसी एक समस्या अभी जैसे एपिडेमिक जैसी हो गई है, वो उसका नाम है ओवेरियन सिस्ट या पीसीओडी जिसे कहते हैं। तो ये पीसीओडी की समस्या दिन प्रतिदिन समाज में बढ़ती जाए, इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले होता है, बाद में ओबेसिटी बढ़ती है, हिर्सुटिज्म डेवलप होता है, अलग अलग आप उसे अच्छी तरह से अवगत हैं। तो ये पीसीओडी की जो समस्या है उसमें अलग अलग प्रकार की चिकित्सा अपने वैद्य लोग करते हैं, और उसमें आयुर्वेद में ही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो सकती है, क्योंकि मॉडर्न की ट्रीटमेंट है उसमें हार्मोनल थेरेपी है और नहीं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो ये ओवेरियन सिस्ट की जो समस्या है उसमें भी अभ्यंतर चिकित्सा करते समय मेरा ऐसा खुद का अनुभव है कि सहचर तेल हो या चिंचा लवण तेल हो, ऐसे तेल से के मात्रा बस्ती आप उपयोग करेंगे व्यवहार में, तो ये ओवेरियन सिस्ट कम होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और इतने केस मैंने किए हैं, तो अभी मेरा एक जजमेंट जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि 40 या 45 बस्ती में पूरे सिस्ट डिजॉल्व हो जाते हैं, और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नियमित आना और उसकी जो भी प्राकृत प्रक्रिया है वो ठीक होती है। तो ये ओवेरियन सिस्ट या पीसीओडी की जो समस्या है उसमें अभ्यंतर चिकित्सा के साथ आप मात्रा बस्ती का उपयोग करेंगे तो काफी परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। काफी अलग अलग पेशेंट्स के सबके पहले के सोनोग्राफी रिपोर्ट्स और बाद के सोनोग्राफी रिपोर्ट्स मेरे पास उपलब्ध हैं।
और ये सिस्ट पूर्णतः जाती है, जिसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ऐसे मल्टीपल सिस्ट की वजह से समस्या खड़ी होती है, तो उसके लिए तो मॉडर्न में सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। तो ऐसे चॉकलेट सिस्ट के केस में भी मैंने मात्रा बस्ती और आभ्यंतर चिकित्सा, जिसे हम अपतर्पण चिकित्सा कहते हैं, जैसे आरोग्यवर्धिनी है, कुबेराक्षवटी है, योगराज गूगल है, गोमूत्र हरितकी है, लघु मालिनी वसंत है, ऐसे अलग अलग प्रकार के कल्प आभ्यंतर चिकित्सा के लिए और उसके साथ ये मात्रा बस्ती देकर ये चॉकलेट सिस्ट के भी केसेस हमने किए हैं और उसका परिणाम हम प्रैक्टिस में देखते हैं। काफी वैद्यों का एक्सपीरियंस है। ओवेरेंसिस में काफी, जैसे ये पहली केस बताई मैंने, वैसे ऑपरेटिव करते हैं, तो ऑपरेटिव करने के बाद भी कभी कभी रिकरेंस होता है, यानी राइट ओवरी निकाल दी तो लेफ्ट ओवरी में बाद में सिस्ट डेवलप हो गया। ऐसे भी केस मेरे पास आए थे और उसको भी बस्ती चिकित्सा और अभ्यंतर चिकित्सा उसका व्यवहार में उपयोग करने के बाद ये सिस्ट का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से चला जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये पीसीओडी की समस्या जो है वो अभी जैसे मैंने बताया कि एपिडेमिक जैसी है, तो उसमें आभ्यंतर चिकित्सा और ये मात्रा बस्ती इसका आप व्यवहार में उपयोग करेंगे तो उसका काफी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है। और एक पेशेंट आप ठीक करते हैं तो अलग अलग पेशेंट आपके सामने वो पेशेंट लेके आते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो मैंने जो शुरू में कहा कि चमत्कार दिखाएंगे तो नमस्कार होता है, तो प्रैक्टिस की ये श्रृंखला रहती है। एक पेशेंट ठीक होने के बाद वो अपने समदुखी पेशेंट लेकर आता है और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। तो ऐसे मात्रा बस्ती अलग अलग प्रकार के जो पेशेंट्स है उसमें हम करते हैं और करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा आपको सभी को कहना है। दूसरी एक समस्या रहती है जो वातज डिसीज रहते हैं, जैसे वात प्रधान तमक श्वास है, वात प्रधान कास है, ऐसे वात प्रधान प्रतिशय है। क्योंकि वायु के डिसीज ट्रीट करने के लिए जरा समय लगता है और दिमाग भी चलाना पड़ता है, तो ऐसे कभी कभी गंभीर रुग्ण अपने प्रैक्टिस में देखने के लिए मिलते हैं। एक लड़का मेरे पास आया था, शायद वो 10-12 साल का ही होगा, और उसको खांसी थी, जैसे whooping कफ कहते हैं, ऐसे प्रकार की। और मेरे इतने साल की प्रैक्टिस में इतनी गंभीर खांसी का रुग्ण मैंने नहीं देखा था। और उसकी एक बार खांसी चालू होती थी तो पौन 1 मिनट तक वो खांसी रहती थी, और किसी भी प्रकार की मॉडर्न की ट्रीटमेंट देने के बाद उसको उपशय नहीं मिल रहा था। 2-3 पेडियाट्रिशियन को उन्होंने दिखाया था। जिस दिन वो औरत मेरे पास वो लड़के को लेकर आई थी, उस दिन मेरे डिस्पेंसर में आने के बाद उसको खांसी चालू हो गई और 1 मिनट तक खांसी का वो वेगावस्था थी, वो चालू थी। तो फिर मैंने पहले बात और हिस्ट्री न लेते हुए उसको मेरे अंदर पंचकर्म की जो सुविधा उपलब्ध है वहाँ चिंचा लवण तेल का पहले एक 70-80 ml का मात्रा बस्ती मैंने उसे दे दिया, और बाद में उसको हिस्ट्री लेने के लिए सामने बुलाया। बस्ती देने के बाद केस पेपर बनाने के समय तक उसकी खांसी बिल्कुल बंद हुई थी। तो ये औरत जी, उसकी माँ थी, वो मेरे को पूछना चालू हो गया कि डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया, आपने क्या किया। मैंने इसे आयुर्वेद में बस्ती कहते हैं, क्या होता है बस्ती, तो फिर मैंने उसे सब समझाया। तो ये खांसी उसकी जो बंद हो गई, उसका परिणाम ऐसा हो गया कि वो एकदम उसका जिसे हम कहते हैं विश्वास अपने प्रैक्टिस के ऊपर। और बाद में उसे उसका निदान मैंने कृमिजकास ऐसे बाद में किया था। तो ये बस्ती के साथ कृमि की चिकित्सा और ऐसे करने से उसकी खांसी की समस्या जितने भी पेडियाट्रिशियन ने उसको ट्रीट किया था उसके अलावा अपने ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गए। तो ऐसे गंभीर प्रकार के रुग्ण खाली एक मात्रा बस्ती देने से और बाद में उसके अलग अलग प्रकार देने से हम ठीक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में ये होना चाहिए। तो इसके लिए अपने सिद्धांतों के ऊपर अपना ध्यान होना चाहिए, अपने व्याधि की संप्राप्ति क्या है, उसका चिकित्सा सूत्र क्या है और उसका व्यवहार में उपयोग कैसे करना, ये एक स्किल रहता है। तो ऐसे गंभीर प्रकार के रुग्ण आप आपके प्रैक्टिस में कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग, जैसे परिकर्तिका और अर्श, ये दो चीजें ऐसे, दो डिसीज या प्रोलैप्स हो जैसे भी, यानी गुदा विकार हम कह सकते हैं, कि मराठी में कहते हैं सहनही होत नाही
आणि सांगताही येत नहीं, यानी वो बीमारी ऐसी है कि किसी को बता नहीं सकते, सहन भी नहीं कर सकते, ना सामने बैठ सकते, ना चल सकते, ना व्हीकल चला सकते, क्योंकि ये पेन काफी गंभीर मात्रा में रहता है। और जिसको एक बार ये परिकर्तिका यानी फिशर्स या पाइल्स की बीमारी हो गई है तो वो कभी जिंदगी में भूलता नहीं है। तो ऐसे काफी पेशेंट अपने प्रैक्टिस में काली मात्रा बस्ती से, और वो बस्ती देना भी स्किल रहता है। आपने फिशर्स के पेशेंट देखे होंगे तो वो हमने अपने सामने जब डिस्पेंसर में आता है तो कुर्सी में बैठता भी नहीं, खड़े खड़े रहकर सब उसकी समस्या बताता है। जब भी हम कहते हैं कि आपको बस्ती लेना पड़ेगा तो वो चिल्लाता है कि नहीं, वो वहाँ हाथ भी हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये ऐसे पेशेंट में बस्ती देने का एक स्किल रहता है। पेशेंट को पहले कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि आश्वासन चिकित्सा सबसे महत्व की है। तो एक बार आप बताएंगे कि वह ये आप करके लो और उससे कैसे आराम होता है, ये आप अनुभव करो और बाद में अपने को कहना। तो ऐसे पेशेंट को लेफ्ट लैटरल यानी वाम पार्श्व स्थिति में सुलाने के बाद उसको दीर्घ श्वास लेने के लिए कहने का, जिसे हम यौगिक इसमें पूरक, कुंभक और रेचक ऐसे 3 प्राणायाम रहते हैं। तो दीर्घ श्वास लेते समय कैथेटर इंट्रोड्यूस करने का गुदभागी। तो वो पूरक करते समय जब आप कैथेटर या सिरिंज का जो अगला एंड रहता है आप इंट्रोड्यूस करते हैं तब पेन नहीं होता। और आप कभी बस्ती देते हैं और सिरिंज बाहर निकलते हैं तो उसको समझ में भी आता नहीं है। बाद में पूछते हैं आपका हो गया बस्ती? हाँ बस्ती हो गया, तो मुझे मालूम ही नहीं हो गया। तो ये कहने के बाद और ये अनुभव करने के बाद फिर वो अपनी चिकित्सा में डटे रहता है और ये समस्या उसकी चलती है। तो उसमें ये टेक्निक अवलंब करना पड़ता है। इसलिए मैं मेरे सभी व्याख्यानों में जो हमारे गुरु थे वैद्यकीय क्षेत्र के मेरे, वो कहते थे प्रैक्टिस की त्रिसूत्री, जो हाउ टू डायग्नोज द पेशेंट, हाउ टू ट्रीट द पेशेंट एंड हाउ टू कन्विंस द पेशेंट। ये कन्विंसिंग कैपेसिटी हर एक की बढ़ानी चाहिए। तो कन्विंस कैसे करना, उसको समझाना कैसा कि क्या ट्रीटमेंट आप करने जा रहे हैं, कैसे करने वाले हैं, उससे आपको कैसे रिलीफ मिलने वाला है। तो ये आप अच्छी तरह से बताते हैं तो प्रैक्टिस में वो सुनता है और उसके रिजल्ट्स हम देखते हैं। तो ये परिकर्तिका मीन्स फिशर्स के पेशेंट में बस्ती देना, ये एक स्किल का जॉब रहता है और इजीली वो आता है। धीरे धीरे आप कहीं भी किसी वैद्य के पास कुछ दिन अनुभव ले लेंगे तो उसमें आपको भी कुछ कठिनाइयां आएगी ऐसा मेरे को नहीं लगता है। अर्श में भी ऐसा ही है, अर्श करते हैं वो प्रोलैप्स हो या कैसे भी हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो या शुष्क हो, तो मात्रा बस्ती जात्यदी तेल है या नारायण तेल है, सहचर है, चिंचा लवण तेल है, जो भी आप तेल इस्तेमाल करेंगे तो ये बस्ती से अर्श और परिकर्तिका ऐसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां हम अच्छी तरह से आभ्यंतर चिकित्सा के साथ ठीक कर सकते हैं। तो और मैंने बताया वैसे कि परिकर्तिका का एक पेशेंट आप ठीक करो, वो आपको 10 पेशेंट लेके आता है, क्योंकि वो समदुखी जो रहते हैं ना वो आपस में मिलते हैं। तो फिर आपकी प्रैक्टिस धीरे 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 बढ़ना चालू होता है। तो वैसे तो ये देखने के लिए समस्या सिवियरिटी आपने परिकर्तिका है उसमें क्या है, लेकिन एक बार आप पेशेंट देखेंगे और उसकी हाल क्या रहते हैं तो आपको महसूस हो जाएगा कि ऐसी गंभीर बीमारी बाकी कुछ नहीं है। तो ये आप आपके प्रैक्टिस में अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मात्रा बस्ती आपके प्रैक्टिस में करने से आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ सकती है, बढ़ती है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। एक बार मैं तिरुपति गया था और वहां से दर्शन करके मंदिर से बाहर निकला। आप शायद काफी लोग तिरुपति गए होंगे, तो वहां मंदिर में जाते समय मोबाइल या सब बाकी बाहर निकाल के जाना पड़ता है। और हमने दर्शन करके आने के बाद वो मोबाइल हमने उठाया और चालू किया, तो इमीडिएटली जो फर्स्ट कॉल था वो डोंबिवली की अपनी यहाँ की एक प्रैक्टिशनर है, लेडी प्रैक्टिशनर, उसका फोन था। उन्होंने फोन किया कि मेरे लड़की को बुखार है और वो 104 तक हुआ है, मलेरियल फीवर लग रहा है, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ने के वजह से हमारे घर में थोड़ा कंफ्यूजन चालू है कि ट्रीटमेंट क्या करना, क्योंकि मैंने मॉडर्न का जो भी दिया है उससे ट्रीटमेंट बुखार कम नहीं हो रहा है। तो उसके जो हस्बैंड थे, पति थे, उनका आयुर्वेद के ऊपर उतना विश्वास नहीं था
और ये तो बीएमएस थी, तो उनको लग रहा था कि हम आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट से ही इसे ठीक करने का प्रयास करें। तो उन्होंने मेरे को फोन किया और सर ऐसे ऐसी समस्या है, क्या करना। तो एक बार सर कहने के बाद अपनी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि सर कहा है तो आप उसमें परीक्षा में फेल नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया कि आपके घर में फ्रीज होगा, तो आइस क्यूब या बर्फ निकालो, उसका पानी तैयार करो और 70 या 80 ml ठंडे पानी का उसे तुरंत मात्रा बस्ती दे दो। और ये बस्ती देने के बाद उसका बुखार यानी फीवर कम हो जाएगा। और मेरे को एक आधा पौने घंटे के बाद फोन करो, क्योंकि मैं तो डोंबिवली में नहीं था। तो ऐसे हो गया कि उन्होंने इमीडिएटली वो आजकल घर में फ्रीज रहते हैं सभी के, आइस क्यूब यानी बर्फ तो रहता ही है, पानी बनाया और एक 70 सीसी आइस कोल्ड वाटर का बस्ती उन्होंने दे दिया। और ये देने के बाद 20 मिनट में उसके टेम्परेचर सेटल हो गया, एकदम कम हो गया। तो मेरे को आधा पौने घंटे के बाद उन्होंने फोन किया और सर आपको कितना धन्यवाद दूं। मैंने बताया क्या हो गया। नहीं, आपके ये से टेम्परेचर कम हो गया। अभी इट्स अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट। जैसे बुखार बढ़ने के बाद आप आइस कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, कोल्ड कंप्रेशन देते हैं, या अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन देकर एक मील हो या पैरासीटामोल हो या और भी जो भी कुछ है वो देते हैं। तो उस समय ये उसका साइड इफेक्ट क्या होगा ये आप सोचते नहीं, क्योंकि पहले बुखार कंट्रोल में होना चाहिए। अदरवाइज हाइपरथर्मिया की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे फेब्राइल कन्वर्जेंस है या ऐसे हो सकता है। और ये भी कम उम्र यानी बच्चों में, लड़कियों में ये ज्यादा समस्या रहती है पेडियाट्रिक पेशेंट में। एडल्ट आदमी हो, उम्र में अच्छा हो तो वो सहन कर सकता है गोली से ही या इंजेक्शन या जो भी अलग ट्रीटमेंट आप करेंगे। लेकिन बच्चों में या पेडियाट्रिक पेशेंट में जो रिलेटिव्स यानी उसके जो रिश्तेदार रहते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। तो मेरा अनुभव है, मेरे प्रैक्टिस में ये आइस कोल्ड वाटर का बस्ती मैंने इतनी बार और अलग अलग प्रकार की समस्या में किया, तो ये 100% रिजल्ट मिलता है। और कौन सा भी प्रकार का फीवर हो तो ये ठंडे पानी का बस्ती आप आपके प्रैक्टिस में उसका प्रयोग करो और बाद में मुझे बताइए कि कैसे उसका परिणाम देखने के लिए मिलता है। तो ये होने के बाद आजकल तो मैं पेडियाट्रिक पेशेंट है, तो उसमें अलग अलग आसव अरिष्ट की मैं बस्ती देता हूँ। जैसे आपने अमृतारिष्ट सुना है, महासुदर्शन क्वाथ है। तो समझो 5 साल का लड़का है, 6 साल का लड़का है या लड़की है जो भी है और बुखार है, तो महासुदर्शन क्वाथ आपको अभ्यंतर पिलाना है तो इतना कड़वा रहता है कि ये बच्चे लोग शायद वो नहीं पीते हैं, थोड़े उनको ये कठिन रहता है। तो ये महासुदर्शन काढ़ा 20 ml और 20 ml पानी डाइल्यूट करके उसके बस्ती आप दे दो। 20 ml कैसी भी उसकी सिवेरिटी है उसके अनुसार आप डोज दे सकते हैं। 30 ml भी काढ़ा और 20 ml पानी ऐसे करके आप बस्ती देते हैं तो इमीडिएटली टेम्परेचर कम होता है। और मलेरियल फीवर हो, डेंगू हो या वात प्रदान, कफ प्रदान, सान्निपाती जो भी है, तो ये महासुदर्शन काढ़ा का बस्ती, अमृतारिष्ट के बस्ती, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वाथ या असवारिष्ट के बस्ती मैं प्रैक्टिस में देता हूँ और उसके काफी अच्छे परिणाम और एकदम सेफ है। आपको लगेगा ये अमृतारिष्ट का बस्ती देने के बाद कुछ हो सकता है क्या, कुछ जिसे बर्निंग यानी गुददाह हो सकता है क्या, गुदपाक, तो ऐसी कुछ भी समस्या होती नहीं है। और ये काफी फायदेमंद ऐसा एक प्रकार का बस्ती है। एक तो मेरे पास ऐसी केस हो गई थी कि पेशेंट को मेंटली रिटार्डेड था, जिसे माइक्रोसेफेलस कहते हैं, यानी वो कंजेनाइटल डिसीज, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं थी, क्लासिकल मलेरिया हो गया था और एंटी मलेरियन ट्रीटमेंट देने के बावजूद टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था। और ये क्लोरोक्विन और ये जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है उसकी वजह से सीवियर गैस्ट्राइटिस और स्टोमाटाइटिस मुखपाप हुआ था। तो वो लड़की खा नहीं रही थी और मेंटली रिटार्डेड होने की वजह से वो समझना और वो उसकी भावना व्यक्त करना वो भी थोड़ी मुश्किल थी। तो उसके पिताजी उसको हाथ के ऊपर उठा के ही मेरे डिस्पेंसरी में लेके आए थे, ये ऐसी ऐसी समस्या है क्या करना।
कौन सा भी दवा हम दे नहीं सकते, क्योंकि अभी इतना मुखपाक स्टोमाटाइटिस हुआ है, उसको गैस्ट्राइटिस की वजह से वॉमिटिंग हो रहा है, तो क्या करने का। तो फिर मैंने ऐसा किया, जो भी हम ऊपर से देते हैं वो सब नीचे से देते हैं। तो मैंने क्लोरोक्विन की 2 टैबलेट उसका क्रश करके पाउडर बनाई, 1 कप पौना कप यानी अप्रोक्सीमेटली 50 ml पानी में वो 2 क्लोरोक्विन की टैबलेट पाउडर करके वो क्लोरोक्विन वाटर का मैंने बस्ती दे दिया। और 1 डोज थेरेपी एक ही बस्ती में उसका ये मलेरियल फीवर एकदम कंट्रोल में आ गया। बाद में मुखपा की चिकित्सा अपनी जो विकल्प है उसके साथ किया और उसका बुखार कम हो गया। तो ये जो अपनी कंसेप्ट है, क्योंकि अपना जो अन्न पचन की जो व्यवस्था है वो सभी अन्न आमाशय से लघ्वंत्र, लघ्वंत्र से बृहदंत्र और बृहदंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अन्न पचन की प्रक्रिया होने के बाद एब्सॉर्प्शन चालू होता है और असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलन में से होके बाद में वो गुदाशय में आता है, मलाशय में, और बाद में बहिर्प्रवृत्त हो जाता है। तो ये जो ट्रैक है तो वहाँ एब्सॉर्प्शन रेट ज्यादा रहता है। तो अब ऐसे जो भी अलग अलग प्रकार की दवा है जिसे क्वांटिटी भी ज्यादा हो जानी चाहिए और इफेक्ट है, तो ये बस्ती की चिकित्सा काफी इम्पोर्टेंट और एक जैसे हम कहते हैं कि मैजिक इफेक्ट्स दिखाते हैं। और इसके वजह से ही आजकल अभी आपने देखा होगा कि मॉडर्न की जो ड्रग्स आ रहे हैं वो भी अभी रेक्टल सपोजिटरी जैसे एनाल्जेसिक रेक्टल सपोजिटरी अलग अलग प्रकार के अभी मेडिसिन आ रहे हैं। वो कंसेप्ट उन्होंने कहाँ से ली, वो अपने बस्ती के, क्योंकि ये अपने बस्ती का प्रचार और प्रसार समाज में काफी हो रहा है और ये डॉक्टर लोगों के उनके तक वो पहुंचता है। तो धीरे धीरे अभी मॉडर्न का भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल रहा है, ऐसे आपके ध्यान में या समझ में आ सकता है, आएगा। तो ये अलग प्रकार के बस्ती ज्वर चिकित्सा में है, परिकर्तिमा का में है, पीसीओडी में है, आप आपके प्रैक्टिस में कर सकते हैं। और मैं तो डे टू डे प्रैक्टिस में ये सब करता हूँ और उसके अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे कहा जाता है कि यानी जब मैं प्रवास करता हूँ अलग अलग जगह में, तो काफी जो अपने प्रैक्टिशनर रहते हैं, नए हो या मिक्स प्रैक्टिस करने हो वाले हो या प्रैक्टिस पूर्णतः एलोपैथी के करते हैं, तो अब मेरे को पूछते हैं, मेरे को ना मेरे जैसे काफी वैद्यों को, अपने यहाँ एनाल्जेसिक क्या है, अपने यहाँ पेन किलर क्या है, अपने यहाँ ब्रोंकोडायलेटर क्या है, अपने यहाँ ऐसी दवा कहाँ है, जैसे हम एक इंजेक्शन देने के बाद मैजिक इफेक्ट देखते हैं, तो अपने पास जो मैजिक इफेक्ट है वो जो इंजेक्शन है उसे हम कहते हैं मात्रा बस्ती। जैसे रात को समझो आपको फोन आ गया, तो समझना एक तो अस्थमा का पेशेंट है, नहीं तो रिनल कॉलिक का है। तो ये समस्या रात को ही ज्यादा करके देखने के लिए मिलती है। तो ये रीनल कॉलिक ऐसा विषय है कि उसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, आईवी या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना पड़ता है और फिर बाकी की जो भी अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट उपलब्ध है वो करनी पड़ती है। मेरे प्रैक्टिस में ऐसा अनुभव है कि आज तक मेरे को ऐसा पेशेंट एडमिट करने की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि इसमें मैं बस्ती का उपयोग करता हूँ। नोन केस है, हमने कुछ उसको अश्मरी हर कुछ ट्रीटमेंट चालू किया है और उसके साथ ऐसी समस्या कभी होती है या रात में पेन हो गया, रीनल कॉलिक हो गया, तो उस समय बस्ती आप दे दो तो ये रीनल कॉलिक कम होता है। क्योंकि वो मैंने बताया वैसा आपान क्षेत्र का व्याधि है और आपान क्षेत्र में चिकित्सा कौन सी करनी है, तो बस्ती करनी है। तो उसमें आपके उस समय जो भी तेल उपलब्ध है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नारायण तेल हो, एरंडल तेल हो, तिल का तेल हो, कुछ नहीं तो नारियल का तेल घर में उपलब्ध रहता है, ग्राउंड नट सिंगदाना का तेल रहता है वो भी गर्म करो, उसमें थोड़ा जीरा मोहरी डाल के छान के लेना और उसका बस्ती दे दो। इमीडिएटली 10-15 मिनट में रेनल कॉलिक कम होता है और बाद में जो आपको चिकित्सा करनी है वो कर सकते हैं। और एक जाते जाते समय अभ्यंतर रहने के लिए एक मैं ये पर्टिकुलरली रेनल कॉलिक में स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ऐसे समय आधा ग्लास सोडा, ये एरेटेड सोडा जो ड्यूब्स या
ऐसे कंपनियों को मार्केट में मिलता है, वो दूध और सोडा मिलाकर लेने से स्टोन इमीडिएटली पास ऑन होता है, रीनल कॉलिक कम होता है और आपको अलग पेन किलर या कुछ इंजेक्टेबल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा मेरा 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये दूध सोडा कॉम्बिनेशन भी रीनल कॉलिक और रीनल के ऑब्स्ट्रक्शन है और ऐसे पेशेंट में काफी लोगों का स्टोन बाद में निकल जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की जो पेन्स है उसमें बस्ती का हम व्यवहार में उपयोग करेंगे तो अपना भी नाम होता है, आयुर्वेद का भी नाम होता है और आपकी प्रैक्टिस दिन प्रतिदिन बढ़ती है, ऐसा मेरा अनुभव है। ऐसा एक एक्यूट डिसीज देखने के लिए मिलता है जिसमें मॉडर्न में वैसे ट्रीटमेंट नहीं है, उसका नाम है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। अभी उसको आयुर्वेद में क्या कहने का या इसके मैं शब्द जंजाल में नहीं जाना चाहता हूँ। पैनक्रियाटाइटिस इज अ पैनक्रियाटाइटिस, उसमें क्या होता है आपको मालूम है, पेन कैसा रहता है और उसमें कभी कभी पेथिडिन मार्फिन जैसे एनाल्जेसिक एनेस्थेटिक ड्रग्स देने के बाद भी पेन कम नहीं होता है। ऐसे भी पेशेंट मैंने पैनक्रियाटाइटिस काफी किया है और उसमें भी नारायण तेल या सहचरादी तेल का बस्ती आप दे दो, उसमें शायद कभी कभी मात्रा थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है, 100 सीसी या 120 सीसी नारायण तेल का आप बस्ती दे दो या महासहचर तेल हो या एरंडेल तेल हो या सहचरादी हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है। लेकिन पैनक्रियाटाइटिस जैसे पेन में भी आप बस्ती दे सकते हैं और देने के बाद इमीडिएटली पेन कम होता है। मैं नासिक के आयुर्वेद कॉलेज के हॉस्पिटल की जो ओपीडी है वहाँ गए 24-25 साल वहाँ मेरी सेवा देता हूँ। तो नासिक के इतने पेशेंट्स पैनक्रियाटाइटिस के किए हैं, काफी अन्य पैथी के डॉक्टर्स उनके रिलेटिव्स भी वहाँ आकर ट्रीटमेंट लिए हैं। वहाँ तो सिडको कॉलोनी में एक डॉक्टर है, उनका खुद का हॉस्पिटल है, उसकी वाइफ ये पैनक्रियाटाइटिस की वजह से बीमार थी। जो भी सो कॉल्ड एलोपैथी ट्रीटमेंट वो कर चुके थे साल भर की बीमारी, फिर किसी ने बता दिया कि आप आयुर्वेद सेवा संघ के हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ ऐसे ऐसे वैद्य आते हैं। तो उनको जब भी मेरे पास आए थे तब उनको एक्यूट पेन था, तो हमने 120 ml नारायण तेल का एक बस्ती देने के बाद 15-20 मिनट में उसका पेन सबसाइड हो गया। 3 दिन पहले मात्रा बस्ती या कभी कभी 5 दिन देने का, बाद में अभ्यंतर चिकित्सा आप करो, बाद में जो भी कौन से बस्ती अलग अलग करना है तो करो, ये पैनक्रियाटाइटिस का अटैक भी सबसाइड होता है। इन्हें जिस जहाँ मैं ऐसे मेरे प्रैक्टिस में कहता हूँ जहाँ बाकी सब शास्त्र जहाँ निकम्मी यानी उनकी मर्यादा ध्यान में आती है, वहाँ आयुर्वेद चालू होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ऐसे आप अलग अलग प्रकार की गंभीर व्याधियों में भी मात्रा बस्ती या अलग अलग अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा करने से आप उसका परिणाम अच्छी तरह से देख सकते हैं। अभी हम किताबों में पढ़ते हैं बालकों में बस्ती देना नहीं है, ये अर्ह अनार्ह, तो हम ये तो एग्जाम के समय सब लिखते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में मैं एक और सूत्र बताता हूँ कि डेयर एंड एक्ट, यानी प्रैक्टिस करना है तो डेयरिंग करना पड़ता है, डेयरिंग करते हैं तो चिकित्सा सफल होती है। आप उसमें हिचकिचाहट हो गया तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। मेरे पास ऐसी एक केस हो गई, डिलीवरी के बाद 7वां दिन था और वो जो लड़की थी डिलीवरी के बाद उसको इतना अधमान हो गया था कि आप उधर परीक्षण करते हैं तो जैसे ही वो ड्रम बजाते हैं ना, बैंड में साइड ड्रम रहता है, ऐसा आवाज आ रहा था। और वो मेरे भाई की लड़की थी और मैं डिस्पेंसरी में घर में आ गया घर, और मैं आने के बाद मेरी माँ तुरंत बोलना चालू गया, अरे देखो ये लड़की कैसी कर रही है, क्योंकि अपने यहाँ अक्षेपक करके व्याधि बताया है। अक्षेपक में हाथ पाँव खींच लेना, आंख ऊपर लेना और ऐसा सब विचित्र हलचल। तो डिलीवरी के बाद 7वां दिन था, नॉर्मल डिलीवरी इसलिए वो जल्दी घर में आई थी 5वें दिन में, और मैंने उसका आकोटन परीक्षा यानी उधर परीक्षण करने के बाद जो साउंड आ रहा था उससे मालूम हो रहा था कि इतना गैस है। अब ये 7वें दिन में ऐसी समस्या में आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते थे तो ईजी निकालो ये निकालो सब उनका जो भी रूटीन है उसमें आपको अटकना पड़ता है। मैंने तुरंत, मेरे पास डिस्पोजेबल सीरीज थी 5 सीसी की, कोबरे का तेल, नारियल तेल जो रहता है वो 2 सीसी ले लिया,
किंचित गरम करके, कोष्ण जल कहते हैं, कोष्ण करके उसमें थोड़ा नमक डालकर उसका 2 सीसी का बस्ती 7वें दिन में दे दिया। वो देने के बाद जैसे गुब्बारा रहता है, फुगा रहता है, उसमें आप टाचनी यानी कुछ सुई लगाओ तो उसमें से हवा चली जाती है फुस फुस करके, वैसे उसको गैस पास हो गया और वो जो आदमान था आटोप हो गया था, वो सब एकदम ठीक हो गया। उसको वो जो अक्षय पग के जो भी सिम्टम्स थे वो कम हो गए और उसका हंसना और ये हाथ पांव हिलाना चालू हो गया। ये अभी मैंने 7वें दिन में बस्ती दिया है। लोग मेरे को पूछते हैं कि यानी जब भी आप ऐसे कहीं कहीं जाते हैं तो आशंका या प्रश्न मन में होता है, कैसे देना, कब देना, बस्ती देने की आवश्यकता है क्या, नहीं है क्या। लेकिन ऐसी गंभीर समस्या है तो पेशेंट शिफ्ट करने के लिए भी समय नहीं रहता है। तो उस समय आप ऐसे अपनी चिकित्सा आप करते हैं। अभी इतने छोटे बच्चों में बस्ती देना है या नहीं देना है, किताबों में क्या लिखा है वो आप पढ़ो। आप लेकिन रिजल्ट लेने के बाद और ये चमत्कार दिखाने के बाद आपके ऊपर जो भरोसा पेशेंट का और उसके रिलेटिव्स का होता है, उससे और आपको जो आनंद मिलता है। अभी ऐसे जो भी पेशेंट्स आप ट्रीट करते हैं उसकी कॉस्ट यानी उसकी फीस क्या लेना, ये आपके तय। मैं तो ऐसे लोगों से कभी ज्यादा फीस लेता हूँ, मेरी प्रैक्टिस अलग ही है प्रकार की, तो मैं तो ज्यादा फीस लेता नहीं हूँ। लेकिन आजकल की जो प्रैक्टिस करने वाले युवा वैद्य है उनका तरीका थोड़ा अलग है और वो तो अच्छी मात्रा में देते हैं, लेकिन ये हर एक की व्यक्ति का जो भी मति चलेगी उसके अनुसार उन्होंने करना है। मैं कहता हूँ इसलिए वो निःशुल्क चिकित्सा मैं करता हूँ इसलिए अल्प शुल्क लेना, ऐसा मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन चमत्कार आप दिखाओ आपको पैसा मिलेगा। मैं एक जाते जाते समय संदेश देता हूँ, पैसे के पीछे लगकर प्रैक्टिस मत करना, ऐसी प्रैक्टिस करो कि पैसा आपके पीछे लगे। तो ऐसे अनेक प्रकार के पेशेंट्स आप ट्रीट करते हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपके डिस्पेंसरी में अलग अलग बोर्ड लगाओ। मैं घूमता हूँ तो काफी लोगों के डिस्पेंसरी के बाहर बड़ा बोर्ड रहता है, फलाना 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 इतने डिसीज के ऊपर ट्रीटमेंट होती है, आमवात, संधिवात, अपस्मार, इनफर्टिलिटी। अपने डिस्पेंसरी में कुछ बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी पेशेंट है वो एक दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा ऐसे लेके आता है और आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। तो ये ऐसे अलग अलग प्रकार के बस्ती, मात्रा बस्ती आपके प्रैक्टिस में होते हैं। और भी हम ऐसे कहते हैं कि अल्पमूली और बहुगुणी ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यानी वो ट्रीटमेंट का मूल्य कम हो लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है वो ऐसे होने चाहिए कि आप मुंह मांगे दाम आपको दे सकते हैं। तो ऐसे भी काफी प्रैक्टिस में कल्प का इस्तेमाल मेरे प्रैक्टिस में है। जैसे आपने चूर्णोदक, जो भी अभी यहाँ विद्यार्थी हो फाइनल ईयर के वैशेज्य कल्पना का प्रैक्टिकल जो है उसमें चूर्णोदक करके आता है। तो चूर्णोदक में चूना जो है चुनखड़ी उसका पानी है, 1:1000 डाइल्यूशन है। 1 ग्राम चूना है तो उसमें 1 लीटर पानी डाल के वो डाइल्यूशन करना है और वो ये चूर्णोदक बना के आप डिस्पेंसरी में रख सकते हैं। तो ये चूर्णोदक का काफी उपयोग अभ्यंतर और बाह्य चिकित्सा में मैं मेरे प्रैक्टिस में करता हूँ। जैसे आप हॉस्पिटल में आपने शायद काम किया होगा, तो ये जो गंभीर दुष्ट व्रण चिकित्सा करते हैं तो ऐसे व्रण चिकित्सा करते समय यूसॉल बाथ देते हैं, यानी क्लोरिनेटेड वाटर, और उससे जो वुंड है, जख्म है, वो धोते हैं और बाद में अलग प्रकार की जो चिकित्सा है ऐसे यूसॉल बाद आप हॉस्पिटल में करते हैं। आप चूर्णोदक से उसके जो जख्म है या वुंड है उसको अच्छी तरह से क्लीन करो तो उसमें भी ऑक्सीजन मिलता है और वुंड क्लियर होती है। दुष्ट व्रण जो है वो उसका हीलिंग बढ़ना चालू होता है और बाकी आपकी जो भी चिकित्सा है आभ्यंतर और बाह्य वो आप कर सकते हैं। ये चूर्णोदक जो है वो उत्कृष्ट कृमिघ्न है, अग्नि के ऊपर उसका अच्छा काम है। अपने पास अनेक माताएं आती है कि ये बच्चा खाता ही नहीं, उसको जितना भी खिलाओ वो मुंह घुमाता है, उसके पीछे लगना पड़ता है कटोरा लेके, अरे ये खाओ वो खाओ।
ऐसे लोगों को ये चूर्णोदक बना के रखो और 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को आभ्यंतर पिलाओ। आपको मालूम हो जाएगा 5-10 दिन के अंदर इतनी अग्निवृद्धि कि वो बाद में लड़का माँ के पीछे लगता है कि मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, ऐसी समस्या होती है। लिम्फेडेनेटिस के पेशेंट्स प्रैक्टिस में देखने प्रायः बच्चों में ये जिसे हम गंडमाला कह सकते हैं या अलग ये लिम्फेटिक नोड्स बढ़ते हैं, तो इसमें ये चूर्णोदक मैं ऐसे कहता है 2 नया पैसे का दवा है, क्योंकि चुनखड़ी आप मार्केट में लेते हैं तो हार्डवेयर के दुकान में से लाना पड़ता है, वो 5 किलो के नीचे उसको मार्केट में पैक उपलब्ध नहीं है। एक बार 5 किलो चुनखड़ी आप लेते हैं तो पूरे जिंदगी भर आपको उसना तो मेरे पास मेरे बाकी सभी सहयोगी वैद्य मेरे पास से चूना लेके जाते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग दुकान में जाने की जरूरी नहीं। और उसको आप कभी बताएंगे शायद कि ये हमें मेडिसिन के लिए चाहिए, तो वो आपकी अकल निकालता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कुछ दवा है। वो बोलता है यार ये तो अब रंग लगाने के पहले दीवार में लगाते हैं। तो उसके झंझट में गिरने के बजाय आप किसी हार्डवेयर से लेके आइए घर में, या डिस्पेंसरी में बना के रखिए, या चूना डिब्बे में भर के रखो। मैं आने के बाद वो प्रमाण देता हूँ उसको कैसे बनाने का चूर्णोदक कह के। मेरे प्रैक्टिस में काफी चूर्णोदक का उपयोग मैं करता हूँ। ये चूर्णोदक की बस्ती ये एक चमत्कार है। बच्चों में कृमि रोग, कृमि की चिकित्सा करनी पड़ती है अलग अलग प्रकार, गुदकंडू है, अनन्नाभिलाषा है, छर्दी है, उदरशूल है, ज्वर है, ज्वरो विवर्णता शूलम रुद्रोगा सदनम भ्रमा भक्त द्वेषो अतिसारस्य संजात कृमि लक्षणम। ऐसे अपने यहाँ कृमि का वर्णन आया है। इस सभी लक्षण में चूर्णोदक की बस्ती आप दे दो, इतना परिणाम 40 ml 50 ml उम्र के अनुसार उसका आप डोज दे सकते हैं। तो ये चूर्णोदक की बस्ती देने के बाद जिसके घर में फिश टैंक हो, और ये फिश के लिए जो उसमें से उनको खाने के लिए जो कीड़ा देते हैं, ऐसे कृमि गुदा मार्ग से बाहर निकलते हैं, ऐसे मैंने देखा है, मेरे काफी पेशेंट ने भी अनुभव किया है। तो ये चूर्णोदक के 2 या 3 बस्ती, बाद में वावडिंग विडंग रहता है, सातला में शिककई, उसका काढ़ा बनाओ, उसकी बस्ती दे दो। विडंगारिष्ट की बस्ती दे दो। मैंने जो पहले कहा था कि आसवारिष्ट की मैं बस्ती देता हूँ, तो ऐसे कृमि के विकार, कृमि के पेशेंट है तो विडंगारिष्ट डायल्यूट करना, 30 ml विडंगारिष्ट, 20 ml या 30 ml वाटर डायल्यूट करो, उसकी बस्ती दे दो। ये क्योंकि कृमि की चिकित्सा करनी है तो कृमि पतन के लिए अलग द्रव्य है, और कृमि प्रकृति विघात करने के लिए अलग चिकित्सा करनी पड़ती है। तो ये देखने के बाद चूर्णोदक, वावडिंग, सातला क्वाथ, विडंगारिष्ट के बस्ती, ऐसे अलग अलग प्रकार के बस्ती आप प्रैक्टिस से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे प्रैक्टिस में ऐसा अनुभव है कि आजकल के पेशेंट ट्रीट करते समय कृमि की हिस्ट्री या कृमि विचार करना एक काफी महत्व का विषय है, क्योंकि आजकल का जो खाना है, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, इसमें कृमि बढ़ते हैं ऐसे मालूम हो जाएगा। क्योंकि आजकल की औरतें, आजकल के बाहर जाने वाला आदमी, कॉलेज के लड़के, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, केक है, कैडबरी है, चॉकलेट है, या ऐसे अलग अलग प्रकार के पदार्थ इतने बार सेवन करता है, और ये कृमि का प्रमुख हेतु है। अव्यायाम ये कृमि का प्रमुख हेतु है। आजकल के लड़के व्यायाम करते ही नहीं, खेलते नहीं है, कूदते नहीं है, दौड़ते नहीं है, तो कृमि की ये सब विशेषताएं कृमि के प्रमुख हेतु है। वारंवार भोजन, डॉक्टर ही कहता है हर 2 घंटे के बाद खाओ, तो फिर ये अध्ययन है, उससे क्लेद निर्मित, उसके बाद कृमि की निर्मित, ऐसे अलग अलग अपने यहाँ ऐसे बताया है कि जो भी पदार्थ पानी में भिगा के रख के बनाते हैं, ऐसे पदार्थ से कृमि बढ़ते हैं, ऐसे अपने यहाँ रेफरेंस है। तो आप मार्केट में आप जाइए, मैगी है, अलग अलग सेवई है, ऐसे पदार्थ जो मिलते हैं वो सब ऐसे ही बनाए हैं, तो ये कृमि उत्पन्न करने वाले हैं। तो ऐसे हेतु भी का निराकरण करना है तो ये हिस्ट्री लेनी पड़ती है, और ऐसे आप चिकित्सा करते हैं तो कृमि के पेशेंट्स भी आपके ठीक होते हैं। मैंने एक बार कृमि के ऊपर हमारे यहाँ क्लिनिकल मीटिंग हुई थी, तो वो जो कंडक्ट करने वाला है हमारा वैद्य था, उन्होंने बताया सर जी आज कृमि के ऊपर मीटिंग है, तो जरा आप उसके ऊपर बाद में 5-10 मिनट उसमें कृमि के बारे में आप आपके एक्सपीरियंस बताइए। तो फिर
मैंने जरा केस पेपर निकाले और जरा जो भी अवलोकन किया, तो उसमें ऐसे मेरे को मालूम हो गया कि कम से कम 32 प्रकार के पेशेंट जिसका निदान मैंने कृमि रोग किया था, चिकित्सा कृमि की थी और वो ठीक हो गए थे। लेकिन वो पेशेंट आते समय उसका मॉडर्न का या बाकी रोगों का डायग्नोसिस अलग था। जैसे मैंने अभी बताया वैसे कि छर्दी है, वो कृमि का पेशेंट है, उदर शूल है, कृमि का पेशेंट है, ज्वर का डायग्नोसिस करके आया हो अपने दृष्टिकोण से कृमि का है। नॉट ओनली ये, तो अपने यहाँ ओरिजिनल टेक्स्ट में बताए हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट मैंने इतने किए हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के काफी पेशेंट का डायग्नोसिस मैंने जो किया है वो कृमि रोग है। चिकित्सा सब कृमि की है। ऐसे ही बस्ती अभ्यंतर चिकित्सा विरेचन जो भी है वो करने के बाद उसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम चला गया और ऐसे जो पेशेंट ठीक हुए हैं उसका 20-20 साल तक का फॉलोअप मेरे पास है। यानी वो बाद में रिकरेंस स्टेरॉइड देना कुछ आवश्यकता नहीं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो 100% हम पेशेंट ठीक कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो आयुर्वेदीय पद्धति से निदान, आयुर्वेदीय चिकित्सा का आग्रह और आयुर्वेदीय सिद्धांतों का प्रैक्टिस में उपयोग करना ये महत्व की बात है, ऐसे आप ध्यान में रखें। तो ये ऐसे अलग अलग प्रकार के मात्रा बस्ती मैं प्रैक्टिस में करता हूँ। काफी उसका परिणाम अच्छा नतीजा देखने के लिए मिलता है। कभी कभी माँ आती है लड़की को लेके और डॉक्टर साहब अभी ये उसका ग्रेजुएशन हो गया है, पढ़ाई हो गई, अभी शादी का सोच रहे हैं, लेकिन इसकी तबीयत सुधरती ही नहीं। वजन इतना कम है, कभी 40-42 या कभी उससे भी कम है केजी, और उसको क्या करने का। तो ऐसी समस्या रहती है। मॉडर्न के लोग देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स देते हैं यार, फलाना फलाना और प्रोटीन के टॉनिक्स, उससे कुछ होता नहीं है। तो ऐसे पेशेंट में अपना हिस्ट्री लेना ये तो महत्व की बात है। लेकिन ऐसे लड़कियों में मैं जो बस्ती देता हूँ उसे पंचामृत के बस्ती देता हूँ। पंचामृत आपको मालूम है, हम भगवान को पूजा करते समय पंच का नैवेद्य दिखाते हैं। तो ये दूध दही मध शक्कर ये जो पंचामृत है, तो उसके बस्ती देना। तो वो दूध का प्रमाण ज्यादा डालने का, बाकी मध दही शक्कर और ये सब घोल के उसको 30 या 40 ml पंचामृत के बस्ती आप ऐसा करो। पहले 2 मात्रा बस्ती दे के कोष्ठ शुद्धि करनी है उसकी, और बाद में 7 पंचामृत की बस्ती दे दो और 7वें दिन या 8वें दिन उसका वजन करो। तो कम से कम 1.5 किलो 1 किलो से ज्यादा वजन बढ़ा है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की बस्ती प्रैक्टिस में आप इस्तेमाल करो, काफी फायदा। पंचामृत का बस्ती डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा कठिन रहता है, ये ध्यान में रखो। यानी पंचामृत का बस्ती देने के बाद पेशेंट को 4 घंटा 5 घंटा भूख नहीं लगती है, यानी अग्नि वृद्धि नहीं रहती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने के लिए समय लगता है। लेकिन वजन बढ़ाना है तो ये पंचामृत की बस्ती आप दे सकते हैं। और ऐसे 8 जैसे बाहर के लोग कहते हैं ये बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, उसके 5 इंजेक्शन का कोर्स करना पड़ेगा, 10 इंजेक्शन का। ऐसे ये हमें बताना पड़ता है कि ये बस्ती है उसके 10 बस्ती का प्रयोग करना पड़ेगा। ये एक कोर्स करेंगे तो 2 किलो वजन बढ़ेगा, और ऐसा मेरा प्रैक्टिस का अनुभव है। और उसका काफी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है। वो पंचामृत आभ्यंतर भी आप दे सकते हैं, और बस्ती से क्वांटिटी ज्यादा, क्योंकि आभ्यंतर लेने के बाद भी डाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये बस्ती सबसे अच्छा है। ऐसे ही लड़कियों में या लड़का है या जो भी है जिनका वजन बढ़ाना है, तो मैं चिकन सूप के बस्ती देता हूँ। तो ये चिकन सूप नॉनवेज खाने वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वेजिटेरियन लोग हैं तो मार्केट में रेडी चिकन सूप मिलता है, पाउडर चिकन सूप की। वो पाउडर लेने का 2-2.5 चम्मच पाउडर, उसमें 1 या 1.5 कप पानी डाल के उसको बॉईल करने का, और 100 ml के चिकन सूप के 5 बस्ती दे दो। 5 बस्ती के अंदर 1.5 किलो 2 किलो वजन बढ़ता है। तो एक सप्ताह में चिकन सूप की बस्ती दे दो, एक सप्ताह में पंचामृत की बस्ती दे दो, बीच में गैप ले लो आभ्यंतर चिकित्सा के लिए। जो कल को आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बस्ती प्रैक्टिस में मैं मेरे इतने साल की प्रैक्टिस में अवलंब करता हूँ, और काफी परिणाम। और लोग फिर आपके पास, मैंने बताया वैसा कि आपको बताना नहीं पड़ता है इसकी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, इसकी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, इसके लिए मैं दवा देता हूँ, वो लोग ही बताते हैं।
और ऐसे पेशेंट टू पेशेंट उसका ये जो प्रचार और प्रसार है वो होता है और ये ट्रीटमेंट होती है। और काफी सारी बात कर सकता हूँ लेकिन अपना समय खत्म हो गया है। एक ही डिसीज का उल्लेख करके मैं मेरा वक्तव्य यहाँ खत्म करता हूँ। उसमें है पॉलीसिस्टिक किडनी और पॉलीसिस्टिक लिवर के पेशेंट आजकल काफी देखने के लिए मिलते हैं। और ये वैसे तो जातज यानी कंजेनाइटल डिसीज है, हेरिडेटरी है। फैमिली पॉलीसिस्टिक किडनी या लिवर के देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे काफी फैमिली मेरे पास है। तो ये पॉलीसिस्टिक किडनी और पॉलीसिस्टिक लिवर के पेशेंट है, उसमें अभ्यंतर चिकित्सा के साथ ऐसे आप अलग अलग प्रकार के बस्ती यानी सहचर तेल के हैं या कुछ आप लेखन तेल का इस्तेमाल करो अलग प्रकार के, तो इससे ये सिस्ट कम होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। पॉलीसिस्टिक किडनी में तो सिस्ट बर्स्ट होते हैं, ब्लीडिंग होके चला जाता है, बाद में आप सोनोग्राफी करो तो किडनी की साइज धीरे धीरे कम हो रहे हैं ऐसे मालूम हो सकता है। और बाद में ये पेशेंट रेनल फेल्योर में जाने की संभावना रहती है, बाद में डायलिसिस में जाना पड़ता है या अलग। तो ये ऐसे पेशेंट को भी मेरे पास 10 साल 12 साल 15 साल का फॉलोअप है कि उनको किडनी फेल्योर में नहीं गए और वो सिस्ट कंट्रोल में है और अब उनकी नॉर्मल जो जीवन पद्धति है वो उसकी तरह से वो जी रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग जो जिसमें मॉडर्न में कुछ दवा है नहीं, ऐसे काफी डिसीज आप आपकी प्रैक्टिस में ट्रीट कर सकते हैं अलॉन्ग विद आवर इंटरनल मेडिसिन विथ मात्रा बस्ती। तो बस्ती में अलग अलग प्रकार है, मात्रा बस्ती है, तिक्तक चीर बस्ती है, योग बस्ती है, यापन बस्ती है, रक्त बस्ती है, अलग ये सब प्रकार के बस्ती में प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे महाराष्ट्र के धुलिया के हमारे जो गुरु है वैद्य पीटी जोशी, आपने शायद किसी ने नाम सुना होगा, तो उनके डिस्पेंसरी में एक बोर्ड लगाया है, वो मराठी में है, शायद आपके आधे लोग तो समझ में आ गए। उसमें ऐसा लिखा है, बस्ती द्यावा बस्ती घ्यावा बस्ती जीवीचा विसावा। तो बस्ती देना है, बस्ती लेना है, तो बस्ती लेने से आपको अच्छी तरह से आराम मिलता है, अनेक व्याधियों से छुटकारा इस बस्ती के माध्यम से मिलता है। तो ऐसे एक प्रभावी चिकित्सा है अपनी बस्ती, उसमें से ये एक छोटा पार्ट है। ये भी आपको इतनी प्रसिद्धि, जैसे आपने बताया ना, चिकित्सा नास्ति निष्फला क्वचित यशा क्वचित मैत्री, आपके तो सबके दो सूत्र अच्छी तरह से कंठस्थ हो गए। तो ये ट्रीटमेंट से आपको यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, पैसा मिलता है, पेशेंट मिलते हैं और आपका प्रभाव समाज में अच्छी तरह से देखने के लिए मिलता है। तो आज विजयादशमी का पूर्व दिन नवमी की तिथि आज है। विजयादशमी के समय में कुछ ना कुछ हम संकल्प करने की अपनी परंपरा संस्कृति है। तो मेरे आप सभी लोगों से विनंती है, आप पढ़ाई खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा निश्चय अभी से करो कि मेरी पूर्णतः प्रैक्टिस 100% आयुर्वेदिक की होगी। एक और जैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिन मोदी जी ने बना दिया, ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद दिन होना चाहिए और उसके लिए अपने जैसे अनेक वैद्यों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और खाली खुद का प्रैक्टिस ऐसा व्यवहार न करके समाज हित के लिए भी काम करना है। अपने भारतवर्ष का सभी विश्व में डंका बजाना है, तो इसके लिए अपने को काम करना है। इसलिए मैं हम मराठी के एक गीत है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके मैं ऐसे कहता हूँ, आयुर्वेदाच्या महारथाया सारे मिळून ओढूया, पायी गती अन हाती शक्ती हृदय भक्ति जोड़ूया। तो ऐसे मात्रा बस्ती जैसे छोटा सा उपक्रम भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपने ये मुझे बोलने का मौका दे दिया, इसलिए सभी जिज्ञासा के जो कार्यकर्ता गण है उसको मेरी ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद। और आपको सभी को फिर से एक बार, ये नवरात्रि का पावन पर्व चालू है, कल विजयादशमी का महोत्सव पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद विनय वेलणकर जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। इतनी सारी बातें जो हमें आजकल पता नहीं होती, पर आज इस सत्र के बाद हमें बहुत सारी क्रियाओं से परिचित हो गए हैं। हेलो।
आपका आवाज सुनने को नहीं आ रहा है। हाँ, अभी अनम्यूट। आ रहा है ना सर? हेलो हेलो। धन्यवाद वैद्य विनय वेलणकर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें दी। बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता नहीं होती, पर इस सत्र के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में ले सकते हैं वो हमें पता चली। वेबिनार में उपस्थित सभी दर्शकों को भी हार्दिक धन्यवाद। मैं आपको एक खास तौर पर एक बात बताना चाहूँगी। 27 अक्टूबर को तीसरी कड़ी में वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे वैद्य सुविनय दामले जी। चौथी कड़ी में दिनांक 1 नवंबर को डॉक्टर ईशानी बेंदाड़े जी और 8 नवंबर को डॉक्टर योगेश बेंदाड़े सर उपस्थित रहेंगे। इसी तरह हमारे साथ वेबिनार की कड़ी में जुड़े रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।